Good morning, dear students. So, in our today's lecture, we will study about the another property of hardened concrete, which is durability. Till now, we have studied about the strength of the concrete, right? Now, today we will discuss about its durability. So, first of all, let us understand what is its definition. So, durability of cement concrete is defined as its ability to resist the weathering action, chemical attack, abrasion, or any other process of deterioration. Durable concrete will retain its original form, quality and serviceability when exposed to its environment. So ड्यूरेबिलिटी से हमारा मतलब ये होता है कि किसी भी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी उसकी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो किसी भी वेदरिंग एक्शन को रेजिस्ट करता है. वेदरिंग एक्शन मतलब जैसे हैवी रेन या हैवी रेनफॉल या हैवी स्नो जिस वजह से आपका कंक्रीट खराब हो सकता है, या फिर इट कैन रेजिस्ट द केमिकल अटैक मतलब डिफरेंट केमिकल के अटैक्स की वजह से जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है उसको रेजिस्ट करना. या फिर एब्रेशन. एब्रेशन मतलब रबिंग जो एक्शन होता है, बेसिकली जो एक्सटर्नल एजेंट्स उसके ऊपर रबिंग एक्शन अप्लाई करेंगे उस वजह से जो उसमें डिटोरेशन हो सकता है. या फिर एनी अदर प्रोसेस ऑफ डिटोरेशन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि उस कंक्रीट को खराब करने की कोशिश करेंगी, राइट, एक्सटर्नली, और उसको जो उसकी एबिलिटी है उस एक्शन को रेजिस्ट करने की, उसी एबिलिटी को हम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं. तो जो एक ड्यूरेबल कंक्रीट होगा वो अपना ओरिजिनल फॉर्म रिटेन करेगा. ओरिजिनल फॉर्म मतलब जैसा हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है वो उसी फॉर्म में रहेगा व्हेन एक्सपोज टू एनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. मतलब जितना ज़्यादा ड्यूरेबल आपका कंक्रीट है उतना ही ज़्यादा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है जो भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट की डिफरेंट फॉर्म में उस पर डिफरेंट फोर्सेज लग सकते हैं, जैसे कि अगर हैवी रेनफॉल हो गया या फिर कोई केमिकल अटैक हो गया या कोई भी एनी अदर एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि बहुत हैवी विंड हो गई, वो उस पर कुछ भी अटैक कर सकता है. उस अटैक को रेजिस्ट करने की जितनी ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी होगी, जितना वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिटेन करेगा, उसी को हम ड्यूरेबल कंक्रीट कहते हैं. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी. सो अब तक हमने सिर्फ कंक्रीट की स्ट्रेंथ के में बारे में पढ़ा कि वी नीड टू इंश्योर दैट जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए. वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट वर्केबिलिटी, बट वर्केबिलिटी हमने पढ़ा कि इट शुड बी वर्केबल, बट एज कम्पेयर टू वर्केबिलिटी वी शुड कीप इन माइंड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट शुड बी large, should be proper, because at last the structure has to retain the load only, right? So that is why workability तो सिर्फ आपको उसको प्लेसिंग में काम आएगी, लेकिन जो एट लास्ट उसकी स्ट्रेंथ है वो ही दिखाएगी कि स्ट्रक्चर कितना लोड बेयर कर रहा है और कैसे कर रहा है. बट देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच शुड बी कीप इन माइंड स्पेशली नाउ अ डेज इन प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो. मतलब स्ट्रेंथ के साथ साथ हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है, विच इज दिस ड्यूरेबिलिटी. सो वाई इट इज़ सो, तो इट इज़ सो बिकॉज आज हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें हमें पता है कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स. तो ये जो पॉल्यूशन है ये कंक्रीट के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स दे सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो जिस सॉइल में फाउंडेशन हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें हमें उसका सल्फेट कंटेंट चेक करना चाहिए, उसका क्लोराइड कंटेंट चेक करना चाहिए, सो दैट जो हमारा फाउंडेशन है जो कंक्रीट से बनेगा उस पर सल्फेट अटैक के चांसेस कम हो, राइट. देन अगर हम बात करें कोई भी हम बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें हमें देखना चाहिए कि जो सराउंडिंग कंडीशंस हैं पॉल्यूशन कितना है, क्योंकि इट हैज़ बीन रिपोर्टेड रिसेंटली कि जो भी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें कम से कम 40% ऑफ टोटल रिसोर्सेज ऑफ बिल्डिंग इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री को बिल्ड करने का जो लगभग 40% रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस के काम में ही यूज़ हो जाता है. इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कंक्रीट को हम बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बनाते नहीं हैं, एंड देन जो अभी एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा आपकी पॉल्यूशन के कारण जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो हमने प्रॉपर दी रहती है, लेकिन बिकॉज स्ट्रेंथ लोड तो बेयर कर लेगा, लेकिन ये जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं आउटर एक्सटर्नल एजेंसीज के वो उसको बेयर नहीं कर पाते, और इसीलिए लगभग 40% टोटल रिसोर्सेज हमारे रिपेयर और मेंटेनेंस में लगते हैं, राइट. इंडिया में भी देखा जाए तो जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में कॉस्ट लगती है दैट इज ऑफ अ कंसिडरेबल अमाउंट. तो दैट इज वाई वी नीड टू मेक श्योर दैट हम अपने कंक्रीट को स्ट्रेंथ तो दे रहे हैं प्रॉपर, लेकिन वी शुड मेक अ ड्यूरेबल कंक्रीट ऑल्सो, बिकॉज अगर हमने सिर्फ स्ट्रेंथ दे दी और उसे ड्यूरेबल नहीं बनाया तो व्हाट विल हैपन कि उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि ओवरऑल वो स्ट्रक्चर हमको कॉस्टली पड़ जाएगा. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी. Now, what are the factors which affect this durability? So first we will study the impact of water cement ratio on durability. तो as we have studied कि जो
आपका वॉल्यूम चेंज होता है, राइट। अभी हमने वॉल्यूम चेंज के बारे में पढ़ा था श्रिंकेज चैप्टर में। तो हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होता है उतना ही ज़्यादा हमारा श्रिंकेज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज उतना ज़्यादा होता है, राइट। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो परमिएबिलिटी है, राइट, इट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर वॉल्यूम चेंज। तो जो परमिएबिलिटी होती है कॉन्क्रीट की, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर वॉल्यूम चेंज एंड हायर वाटर सीमेंट रेशियो इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ हायर परमिएबिलिटी। तो हमने पढ़ा कि जो परमिएबिलिटी है वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो वॉल्यूम चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। और हायर परमिएबिलिटी के लिए कौन फंडामेंटल कॉज है, वो है हायर वाटर सीमेंट रेशियो। इसका मतलब जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी ना, जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होगा। एंड देन जितना ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होगा तो हमने पढ़ा था उस वजह से क्या होता है, उतने ही ज़्यादा क्रैक्स होते हैं, जितने क्रैक होंगे उतना ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉन्क्रीट होगा। एंड देन इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि जो ड्यूरेबिलिटी है वाटर सीमेंट रेशियो के साथ, जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है ड्यूरेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा कम होती जा रही है, दे आर इनवर्सली proportional, right? Thus, if we want to make a durable concrete, then we should use lowest possible water cement ratio। मतलब जितना कम हम water cement ratio use कर सकते हैं हमें उतना कम करना चाहिए in order to make a durable concrete। Now, as it is written here, there is a tremendous change in the microstructure of the concrete made with high water cement ratio and low water cement ratio। इसका मतलब है कि अगर एक कंक्रीट को देखा जाए जो हाई वाटर सीमेंट रेशियो से बना है और दूसरा कंक्रीट लो वाटर सीमेंट रेशियो से बना है, तो उनके अगर माइक्रो स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए तो उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो कंक्रीट कम वाटर सीमेंट रेशियो से बना रहता है उसमें परमिएबिलिटी इस लेवल तक डिक्रीज हो जाती है दैट वो कंक्रीट ऑलमोस्ट इम्परवियस हो जाता है वाटर को, राइट। तो उसमें जो इट मीन्स जो कैपिलरी कैविटीज होती हैं वो बहुत छोटे साइज की होती हैं, दैट उनसे पानी बहुत कम अमाउंट तक फ्लो कर पाता है, राइट। तो जो लो वाटर सीमेंट रेशियो से हम कंक्रीट बनाते हैं उसमें जो कैपिलरी कैविटीज होती हैं वो बहुत छोटे साइज की होती हैं, सो दैट उनसे पानी नहीं फ्लो हो पाता, दस उसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है, राइट। लेकिन जब हमने देखा दैट जो कंक्रीट है जिसको कि हमने हाई वाटर सीमेंट रेशियो से बनाते हैं तो उनमें जो ये कैपिलरी का डायमीटर होता है कैपिलरी कैविटीज का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से क्या होती है उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट इज वाई जो हाई वाटर सीमेंट रेशियो वो परमिएबिलिटी बढ़ाता है, दस इट रिड्यूसेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, राइट। Now, after water cement ratio, the factor which is that contributes greatly to the durability is permeability। अभी हमने water cement ratio के बारे में पढ़ा। Next factor is permeability। So another important point for consideration is the permeability of concrete। When we talk about the durability of concrete, generally we start discussing from the permeability of concrete as it has much wider and direct repercussions on durability than that of water cement ratio। इसका मतलब है अगर दोनों पॉइंट्स को कंपेयर किया जाए कि वाटर सीमेंट रेशियो एंड परमेबिलिटी को, तो उन दोनों में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत बैड इफेक्ट्स देता है ड्यूरेबिलिटी पे, डायरेक्ट बैड इफेक्ट्स देता है, वो होता है हमारा परमेबिलिटी एज कम्पेयर टू वाटर सीमेंट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, द माइक्रो क्रैक्स एट द ट्रांजिशन जोन इज द कंसिडरेशन फॉर परमेबिलिटी वेयर एज वाटर सीमेंट रेशियो में नॉट गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व देयर। तो जो माइक्रो क्रैक्स होती हैं ट्रांजिशन जोन में फॉर्म, उनका बहुत डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ड्यूरेबिलिटी पे क्योंकि वो परमिबिलिटी बहुत हद तक बढ़ा देती हैं, राइट ना। अनदर the micro cracks in the initial stage are so small that may not increase the permeability, but propagation of micro cracks with time due to drying shrinkage, thermal shrinkage and externally applied roll will increase the permeability of the system। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो क्रैक्स फॉर्म होती हैं इनिशियल स्टेज में वो स्मॉल होती हैं, दे मे नॉट इंक्रीज द परमेबिलिटी, बट जैसे जैसे माइक्रो क्रैक्स बढ़ती जाती हैं, किस वजह से बढ़ती जाती है, ड्यू टू हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ श्रिंकेज होते हैं जैसे कि ड्राइंग श्रिंकेज एंड थर्मल श्रिंकेज। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रिंकेज हमारा ड्राइंग श्रिंकेज। तो जैसे जैसे श्रिंकेज की वजह से इन क्रैक्स जो वाइडन होती रहती है तो वैसे वैसे ये जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। अगर लोड बढ़ेगा या श्रिंकेज बढ़ेगा तो जो क्रैक्स इनिशियली फॉर्म हुए हैं जो कम होती है डायमीटर में, धीरे धीरे के बढ़ती जाती है एंड दस it decreases the durability of our system। Now let us discuss what is this transition zone। ये हमने पढ़ा कि micro cracks at the transition zone is a consideration for permeability। तो ये transition zone होता क्या है? So we will study about transition zone। तो बेसिकली जो है कंक्रीट है उसको एक 3 फेज सिस्टम हमने माना है। ट्रांजिशन जोन, we assume the concrete
एज अ थ्री फेज सिस्टम। आपने फेज के बारे में सॉइल सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, थ्री फेज रिप्रेजेंटेशन, टू फेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो कॉन्क्रीट है इसको भी हम थ्री फेज सिस्टम मानते हैं, जिसमें कि जो पहला फेज होता है वो होता है मोर्टार, देन दूसरा होता है एग्रीगेट, एंड तीसरा होता है इंटरफेस ट्रांजिशन जोन। इंटरफेस ट्रांजिशन जोन, राइट। मोर्टार मतलब आपका जो सीमेंट का पेस्ट है, उसी को हम बेसिकली मोर्टार कहते हैं, सीमेंट पेस्ट विद फाइन एग्रीगेट, ठीक है। तो सपोज दिस इज अ कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट को हमने रिप्रेजेंट किया है, तो हमने बोला ये एक थ्री फेज सिस्टम होता है, जिसमें कि आपके होते हैं कोर्स एग्रीगेट, सपोज ये हमारे कोर्स एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। फिर आपका होता है सीमेंट पेस्ट, ठीक है, जिसको मोटार कह रहे हैं। तो सपोज ये इसके सराउंडिंग सारा आपका सीमेंट पेस्ट है, ठीक है, जो भी ये एग्रीगेट्स है इसके सराउंडिंग आपका सीमेंट पेस्ट है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे कि सपोज इस पे लोड लगेगा, तो दिस इज अवर मोटार, मोटार मतलब सीमेंट पेस्ट, और ये हमारा है कोर्स एग्रीगेट, और इनके बीच का जो जोन है, मोटार और कोर्स एग्रीगेट के जो बीच का जोन है, दिस इज डिफाइंड एज ट्रांजिशन जोन। तो ये थ्री फेज सिस्टम है, जिसमें आपके तीन फेज कौन से हैं, मोटार है जो कि हुआ सीमेंट पेस्ट, देन एग्रीगेट्स यानी कोर्स एग्रीगेट, एंड इंटरफेस ट्रांजिशन जोन, मतलब इन दोनों के बीच का जो फेस है कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन जोन। तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मोटार के सीमेंट पार्टिकल्स विद फाइन एग्रीगेट, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो व्हेन दिस पार्टिकल्स विल ट्राई टू सेटल डाउन, तो वाटर सरफेस पे छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि सीमेंट पार्टिकल किसके साथ बाइंडेड है, फाइन एग्रीगेट के साथ, और यहाँ पे आपका है कोर्स एग्रीगेट। तो ट्रांजिशन जोन में क्या होता है कि ये जो सीमेंट जो पार्टिकल्स हैं, दे विल ट्राई टू सेटल डाउन विद ग्रेविटी, और जब पार्टिकल सेटल होंगे तो वाटर क्या है, सरफेस पे रहेगा। वाटर जब सरफेस पे रहेगा तो उस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेनोमेनन हो जाता है आपका ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग फेनोमेनन की वजह से, ब्लीडिंग बोला था मैंने, क्या होता है, फेनोमेनन ऑफ राइजिंग ऑफ वाटर टू द सरफेस। तो ब्लीडिंग फेनोमेनन की वजह से यहाँ पे क्रैक्स फॉर्म हो जाती है। इन्हीं को हम, जो हमने अभी पढ़ा, माइक्रो क्रैक्स इन द ट्रांजिशन जोन, ये वही क्रैक्स होती हैं जो कि इस फेनोमेनन की वजह से फॉर्म होती है। तो क्योंकि ट्रांजिशन जोन हमारा एक वीक जोन होता है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स ट्राई टू सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये पार्टिकल जब सेटल डाउन करेंगे फाइन एग्रीगेट के, तो वाटर सरफेस पे रहेगा, और ये वाटर क्या कर देगा, this can cause cracks, right, which are called as micro cracks, जो हमने अभी पढ़ी। So this was your transition zone। तो ये जो point अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, that the micro cracks at the transition zone is a consideration for permeability। तो starting में cracks form होती है, और उसके बाद ये cracks फिर widen होती रहती हैं due to different type of shrinkage, या फिर due to external applied load, and thus permeability हमारे system की बढ़ती रहती है, right। तो इस वजह से durability कम हो जाती है। So now, what are the reasons which led to increase in the permeability of mortar or concrete in actual? तो जो reasons हैं, पहला reason है formation of micro cracks developed due to long term drying shrinkage and thermal stresses। तो as हमने पढ़ा था कि drying shrinkage जो है वो बहुत long term तक होता रहता है, as long as the hydration of cement continues। तो उस वजह से जो cracks form होते हैं, they are responsible for increasing the permeability। Then the large micro cracks generated with time in the transition zones। तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि transition zones में जो cracks form होती हैं, जो कि time के साथ साथ बड़ी होती रहती हैं, they are the another reason। Then the cracks generated through higher structural stresses। तो जब बॉडी स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगता है, तो उस वजह से जो क्रैक जनरेट होते हैं, राइट, वो वाले क्रैक्स। Then due to the volume change and cracks produced on account of various minor reason। now जो वॉल्यूम चेंज होता है कंक्रीट में, उस वजह से जो क्रैक्स इंड्यूस होती हैं। एंड लास्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ entrapped एयर ड्यू टू इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन। तो अगर हमने कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं किया और उसमें कुछ एयर बच चुकी है, इंट्रैप रह चुकी है, तो इन सारे रीजंस की वजह से ही क्या होता है, जो परमिएबिलिटी है कॉन्क्रीट की वो बढ़ती है। एंड एज द परमिएबिलिटी इंक्रीजेस, देन इट विल लेड टू द डिक्रीज इन द ड्यूरेबिलिटी। So this was about the durability, that what is its definition, then what are its significance, and how it is, what are the factors on which it depends। तो mainly permeability depend करती है water cement ratio पे, sorry, durability depend करती है water cement ratio पे and permeability में, and इन दोनों में भी जो ज़्यादा important factor है, that is permeability। So this was about the topic durability of concrete। I hope the topic is clear to you। If there is any doubt, you may ask me। Thank you।